नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं आपके लिए, ताकि आपकी मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। यानी अगर आपने अब तक निवेश की शुरुआत नहीं की है तो आप अभी से कीजिए। छोटी छोटी सेविंग से ही आप अपने बड़े गोल्स को पूरा कर सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आप 7045220000 व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल लिख के भेजें। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, उस पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप अपने क्वेश्चंस वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। #AskAwaz योरमनी लिख कर। तो ये तो रहा जरिया इस शो में पार्टिसिपेट करने का। अब बात करते हैं आज के मेहमान से। ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में कि आखिरकार ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते क्या है, क्या एक इन्वेस्टर को इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर हाँ तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, इन सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो बताइए पहले तो ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स पंकज जी होते क्या हैं? दीपाली जी नमस्कार। देखिए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बेसिकली प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। तो जैसे ये समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट किया जाता है, पूल किया जाता है और फिर उसे जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव होता है उसके हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। उसी तरह से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में भी इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके और फिर जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन फर्क ये है कि म्यूचुअल फंड्स में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स बाय किए जाते हैं या फिर जो दूसरे एसेट्स हैं वहां इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अलग अलग कैटेगरी है, कैटेगरी 1 AIF और कैटेगरी 2 AIF या कैटेगरी 3। तो लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली वो वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टमेंट, एंजल फंड, उसके अलावा सोशल वेंचर फंड्स हो सकते हैं या रियल एस्टेट फंड्स, पी फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, हेज फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये थोड़ा रिस्की हो सकता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। ये समझना चाहिए। पोर्टफोलियो जो होते हैं काफी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जहां म्यूचुअल फंड्स में हम देखते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हैं, यहाँ पर काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज होते हैं। एक पोर्टफोलियो में हो सकता है कि 5-6 स्टॉक्स ही हो, 5-6 जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं वही हो, तो यहाँ पर रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। अब दूसरी बात यह है कि जहाँ एक और म्यूचुअल फंड्स में आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पर कम से कम 1 करोड़ रुपया आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पहली बात तो यह है कि जो AIF है वो उन लोगों के लिए है जो HNIs हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, बड़ा पैसा है, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और साथ ही रिस्क लेने की भी उनकी अच्छी क्षमता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मकसद यही है कि यदि आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर रिटर्न्स भी ज्यादा मिल सके, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज हैं और हाई रिस्क वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, रिटर्न्स मिलने की संभावना ज्यादा हो सकती है। लेकिन समझना ये होगा कि ये सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास बड़ा पैसा है, क्योंकि यदि 1 करोड़ रुपया एक स्कीम में इन्वेस्ट करना है आपको, तो इसका मतलब पैसा बहुत होना चाहिए, तभी आप बाकी चीजों के साथ साथ थोड़ा पैसा यहाँ पर भी लगा सके। तो ये है बेसिक इसके लिए इसकी जो जानकारी है। और बाकी जैसे मैंने कहा कि हाई रिस्क और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपको बताया गया है कि कौन से इन्वेस्टर्स के लिए कैटेगरी सही रहेगी और कितना इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन चलिए, इस कैटेगरीज की तो बताई है बात, और कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 इसकी होती है, तो उन कैटेगरीज की थोड़ी सी डिटेल्स और समझ लेते हैं फॉर द क्लियर विजन। और अगर कोई ऑल्टरनेट फंड्स में पैसे डालना चाहता है तो क्या क्या नाम हो सकते हैं वो भी पूछ लेते हैं। तो बताइए पंकज जी। कैटेगरी 1 में जो होते हैं बेसिकली वेंचर कैपिटल या फिर एंजल फंड्स जो होते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, और SME फंड इसमें हो सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आम निवेशक के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जैसे म्यूचुअल फंड आप देखते हैं कि लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है या फिर सेक्टोरल फंड है, इसी तरह से यहाँ से भी जब कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं तो उनके अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में या वो किस तरह के फंड्स हो सकते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, इसके अलावा सोशल वेंचर फंड और
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हो सकते हैं। कैटेगरी 2 जो है उसके अंदर ई फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स और डिस्ट्रेस्ड असेट वो उनमें हो सकते हैं। कैटेगरी 3 जो है उसके अंदर बेसिकली हेज फंड्स यूजुअली आते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। और आपने कहा कुछ नाम, तो इसे मैं बता दूं, जैसे कि बहुत सारे फंड हैं इसके अंदर, लेकिन जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है पास्ट में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो अच्छे हैं यहाँ पर। तो एक्विटास इक्विटी फंड एक अच्छा फंड है, और एबेकस ग्रोथ फंड, मालाबार फंड इन्वेस्टमेंट और सैमविटी कैपिटल AIF, तो ये कुछ फंड्स के नाम हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। चलिए, तो ये टॉप 4 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के नाम भी आपको बताए गए हैं, जिसमें एक्विटास इक्विटी फंड, अबेकस ग्रोथ फंड, मालाबार फंड इन्वेस्टमेंट और समविति कैपिटल AIF शामिल है। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। रमन शर्मा कनाडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। रमन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय नमस्कार, हाउ आर यू? ओके, मेरा सवाल है यस मिस्टर शर्मा, आई एम गुड एंड जी मेरी 9900 की SIP चल रही है और इसमें मेरे पास फंड्स हैं क्वांट एक्टिव फंड 3300, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 3300 ओके और क्वांट मिड कैप 3300 पर मंथ, और मेरा कॉर्पस अभी तक हो गया है कोई 13 लाख का, और मुझे 15-20 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो पोर्टफोलियो का रिव्यू करने के लिए फोन किया है। ओके, आपका टाइम होराइजन है 15 इयर्स का, करेक्ट? करेक्ट। ओके, तो क्या सजेशन रहेगा? इनके पास फिलहाल 3 ही फंड है, क्वांट एक्टिव फंड 3300 पर मंथ, क्वांट मिड कैप 3300 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड भी 3300 पर मंथ है, और 13 लाख का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर चुके हैं, 15 इयर्स का होराइजन। तो 15 इयर्स के हिसाब से पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस कितना एक्यूमुलेशन ये कर सकेंगे? बिल्कुल रमन जी, देखिए 13 लाख इकट्ठा हो चुका है आपके पास में, और आपने जैसे कहा कि 9900 पर मंथ की SIP चल रही है। तो यदि हम 12% के CAGR पर यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो 15 इयर्स में करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपीस इकट्ठा हो सकते हैं। हालांकि आपने कहा कि आप 20 साल तक भी रुक सकते हैं, तो बेशक फिर आपका जो टारगेट है 1.5 करोड़ का वो पूरा हो सकता है, लेकिन 15 साल में पूरा करना हो तो फिर आपको थोड़ा अपने SIP के अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। अभी बढ़ाएं या फिर आप समय समय पर बढ़ाते रहें, ताकि आप अपना जो गोल है उसे अचीव कर सकें। और वैसे हमने देखा है कि हम जानते हैं कि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, तो भी आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। और जहां तक फंड्स का सवाल है, फंड्स हैं तो अच्छे, लेकिन एक राय मेरी ये है कि जब आप बात कर रहे हैं 15-20 साल की, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में जो एक्टिव फंड्स होते हैं वो पैसिव फंड्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। लार्ज कैप में डेफिनेटली आप इंडेक्स फंड में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने जैसे यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है स्मॉल कैप में इंडेक्स फंड में, उसके बजाय यदि आप एक एक्टिव फंड चुनेंगे तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए वो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड नहीं है, तो आपको वो भी ऐड करने पर विचार करना चाहिए। और इंटरनेशनल फंड आप ऐड करना चाहें तो आप एक उसमें इंडेक्स फंड ले सकते हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 फंड है, ये एक इंडेक्स फंड है, इंटरनेशनल इंडेक्स फंड। आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, पोर्टफोलियो को लेकर आपके सलाह दी गई है। 1.25 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन आप कर सकेंगे इन 15 सालों में। आपके फंड कैटेगरीज ठीक है, इंटरनेशनल फंड एक ऐड कर सकते हैं, नाम प्लीज आप नोट कर लीजिए। ICICI प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 फंड आप एक जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बात करते हैं आप अगले कॉलर से, दीपक वाधवा सिंगापुर से हमारे साथ मौजूद है। इंटरेस्टिंग है, आज हमारे साथ इंटरनेशनल कॉलर ज्यादा कनेक्टेड हैं। दीपक जी नमस्कार, क्या आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार दीपाली जी, हाउ आर यू? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं ठीक हूँ दीपक जी, आप सिंगापुर से कनेक्टेड हैं इस समय हमारे साथ? Yes, I am connected from Singapore. You are right. तो my question is, and we are glad कि आप सिंगापुर में बेस्ड आउट होने के बावजूद भी हमारा शो देखते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अरे आपका शो काफी यूजफुल है, so I thought I will take an advantage of your special opinion. मैंने आपको लिस्ट भेजी हुई है, मेरे जो SIP में करीब 1,05,000 का मेरा मंथली आउटले है। There is a big list. I cannot remember the list now because I am at the airport. तो मुझे ये जानना था कि इसमें That is okay. हम लोग शेयर कर देंगे आपकी लिस्ट।
हाँ जी, तो मुझे ये जानना था कि इसमें से कौन से ऐसे फंड्स हैं जिसको मैं रीएडजस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज आई स्टिल है, मेरे पास और 20-25 हज़ार रुपये मैं डाल सकता हूँ। और तो मुझे एक तो आप बताइए कि इसमें से कौन से SIP मैं डिसकंटिन्यू करूँ, कौन से ऐड करूँ या न्यू ऐड करूँ, या किसकी SIP की वैल्यू में बढ़ा दूँ। ओके, ठीक है। तो मैं क्विकली आपके फंड्स के नेम्स पंकज जी को बता देती हूँ। पंकज जी, जैसे आपने सुना 1,05,000 की एग्जिस्टिंग SIP है, 25,000 एडिशनल ये इस SIP में पुट कर सकते हैं। अब एग्जिस्टिंग फंड्स कौन से हैं, पहला सवाल ये है। फंड्स के नेम्स में बता देती हूँ एक बार क्विकली। BNP पारिबा स्मॉल कैप फंड 10,000 पर मंथ, SBI कंजम्पशन फंड 10,000 पर मंथ, HDFC टॉप 100 यहाँ भी 10,000 पर मंथ है, 8,000 पर मंथ है कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप में, ICICI प्रो वैल्यू डिस्कवरी और SBI स्मॉल कैप में 15,000 ईच ही डाल रहे हैं पर मंथ। अगेन एक्सिस मिड कैप में 5,000 पर मंथ, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2,500 पर मंथ। मेरे लार्ज एंड मिड कैप कैनरा रोबोको मिड कैप, ICICI प्रो टेक, HDFC डिफेंस, एक्सिस ESG इक्विटी, इन सभी में 5,000 ईच डाल रहे हैं। तो यानी बेसिकली 1,05,000 के लिए इनके पास लगभग 18 फंड्स फिलहाल इनके शामिल है। तो पहला क्वेश्चन, इसी पोर्टफोलियो के साथ रहें या थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, अगर हाँ तो कितने फंड्स को रखना है इनको आइडियली, प्लस 25,000 एक्स्ट्रा एलोकेशन करना हो तो वो कहाँ करें? बिल्कुल, देखिए दीपक जी, ऐसा है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन एक तो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। दूसरी बात, यहाँ पर ऐसे कह लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में से हम कह सकते हैं कि कोर एंड सैटेलाइट, एक तरफ आपके पास में ऐसी स्कीम्स हैं जो लंबे समय के लिए अच्छी हैं, और कुछ आपने थीमेटिक फंड्स और सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है जो इस वक्त पर अच्छे माने जा सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो सेक्टर होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं, एक समय पर कोई सेक्टर अच्छा करता है, कभी दूसरा सेक्टर अच्छा करता है, तो वहां पर आपको समय समय पर बदलाव करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं यहाँ पर। जैसे कि पहली बात, आपके पास एक्सिस ESG इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी फंड है, इस फंड से आप निकल जाएं और जो पैसा यहाँ पर आप SIP कर रहे हैं उसकी बजाय आपके पास ऑलरेडी एक्सिस मिड कैप फंड है, उसमें अमाउंट को ऐड कर दें, तो एटलीस्ट एक फंड आपका एक कम हो जाएगा। साथ ही सुंदरम स्मॉल कैप फंड, ये वैसे भी नया फंड है और इसमें आप SIP कर रहे हैं, उसके बजाय आप मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें आप ऐड कर लें। तो 2 स्कीम तो आप कम कर लें, ये मेरी राय है। दूसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले कहा कि आपके पास सेक्टर और थीम्स बहुत हैं, तो HDFC डिफेंस फंड, SBI कंजम्पशन फंड, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, ये तीनों फंड्स इस वक्त पर ठीक हैं, आप बने रहें, लेकिन इन्हें आपको ध्यान रखना होगा। ये मान लीजिए कि आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो है, जब ये थीम प्ले आउट हो जाएगी तो आपको यहाँ से एग्जिट करना होगा। तो फिलहाल 1 साल के लिए ठीक है, ध्यान रखिए इसके ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती हैं, जियोपॉलिटिकल क्या रीजन्स, क्या चीजें हैं, उनके हिसाब से आपको यहाँ पर समय समय पर बदलाव करना होगा। तो ये राय मेरी आपके लिए है। ओके, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की जरूरत है आपको अपने पोर्टफोलियो को, और कुछ फंड्स हैं जो आप नोट कर लीजिए अगर आपने अब तक नोट नहीं किए, जिनसे आपको निकलना है। और ये बेसिकली वही फंड्स हैं जो कि थीम बेस्ड या फिर सेक्टर बेस्ड फंड्स हैं, जिसमें एक्सिस ESG इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, सुंदरम स्मॉल कैप, HDFC डिफेंस, SBI कंजम्पशन, ICICI प्रो टेक्नोलॉजी, इन फंड से तो आप निकल जाइए। बाकी फंड्स आप रख सकते हैं अपने पास। एक्सिस मिड कैप एक फंड है जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, बाकी फंड्स आपके सही हैं, आप इन्वेस्टेड रहिए। तो क्लियरली ये 6 फंड्स है जिनसे आपको निकलना है, बाकी फंड्स रखिए और एक्सिस मिड कैप में आप एक ऐड कर सकते हैं। तो जो बाकी फंड्स इनके पोर्टफोलियो में बचे, क्विकली पंकज जी, जैसे आपने लगभग 6 फंड्स हटा दिए हैं, 12 फंड बचे और एक फंड आप सजेस्ट कर रहे हैं एक्सिस मिड कैप, तो जो एलोकेशन करें इन फंड से निकलकर वो इवनली बाकी फंड्स में ही कर दें। भले मैं दोबारा रिपीट करूंगा, देखिए जो फंड्स मैंने कहा, डिफेंस फंड, SBI कंजम्पशन और टेक्नोलॉजी, अभी निकलने की बात नहीं कही, मैंने कहा कि फिलहाल ये थीम ठीक कर रही है, थीमेटिक फंड्स है, 1 साल तक बने रहे, 1 साल के बाद अब देखें क्या चेंजेस होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज में और सेक्टर्स में, तब आप इनके ऊपर विचार कर सकते हैं एग्जिट करने पर। फिलहाल आपको इन 3 फंड से एग्जिट नहीं करना है। दूसरी बात, एक्सिस ESG इंटीग्रेशन से निकलना है और उस पैसे को आपको एक्सिस मिड कैप में ऐड करना है। साथ ही सुंदरम स्मॉल कैप से निकलना है और मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में ऐड करना है। ओके ओके, और जो एडिशनल 25,000 डालने का सोच रहे हैं वो कहाँ डालें?
कि आप एग्जिस्टिंग में ही ऐड करें, आपको नया कुछ भी ऐड नहीं करना, नए फंड ऐड नहीं करने हैं। तो अभी जो यहाँ पर मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है उसमें ऐड कर दें। आपके पास में आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है उसमें ऐड करें, और साथ ही आपके पास में जैसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड है उसमें भी ऐड कर सकते हैं। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें ऐड किया जा सकता है। तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में आप ऐड करें उस पैसे। ओके, ठीक है। तो मैं क्लियरली एक मैं क्विकली सम अप कर देती हूँ फॉर क्लैरिटी। दीपक जी, अभी आपने कुछ लिस्ट ऑफ फंड्स देखे होंगे अपनी स्क्रीन पर, सबसे आपको निकलने की सलाह नहीं है, थोड़ा सा बदलाव है। तो बेसिकली पहले तो आपके जो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स है, जैसे एचडीएफसी डिफेंस फंड हुआ, एसबीआई कंजम्पशन हुआ और आईसीसी प्रूटेक हुआ, इन्हें फिलहाल आप होल्ड रखिए, साल भर तक देखिए कैसा परफॉर्म करते हैं और उसके बाद रीलुक कीजिए। यूजुअली हमारे तमाम एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये कहते हैं कि थीमेटिक और सेक्टोरल फंड से बचना चाहिए। दूसरी तरफ एक्सिस ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी जो है, इस फंड से आप निकलकर एक्सिस मिड कैप में पैसे एलोकेट कीजिए। वहीं जो मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, यहाँ पर आप थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं सुंदरम स्मॉल कैप की जगह। तो ये चेंजेस आपको करने हैं, थोड़ी सी शिफ्टिंग आपको फंड्स की करनी है, और जो नया एडिशन आप करेंगे वो इन्हीं फंड्स में से किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं जो कि नेम्स आपको मेंशन किए गए। बाकी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। साल भर बाद वैसे भी रीलुक करना चाहिए पोर्टफोलियो को, आप रीलुक कर सकते हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। पंकज मुखपाल हमारे साथ बने हुए हैं, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और पंकज मुखपाल हमारे साथ बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और कॉलर्स से। तेजस मोदी सूरत गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तेजस जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते दीपाली जी, बहुत दिनों बाद आपसे कॉल लगा, बहुत टाइम पहले। बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरे इंक्वायरी ये है कि अभी फिलहाल मेरे पास 3 फंड में एसआईपी चल रही है 10-10 हजार की। मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, पराग परिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप में, और अभी फिलहाल कॉर्पस 44 लाख का है, और टारगेट ऐसे 20 साल बाद 4 करोड़ के लिए है, 2 बच्चों के फ्यूचर फर्दर स्टडी के लिए और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो इसमें कुछ चेंज की जरूरत है, आप कुछ गाइड कर पाएंगे जी? ओके, तो 30,000 की एसआईपी है। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू आपने कितनी बताई, कितनी हो चुकी है अभी? 44 लाख। 44 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 20 साल में 4 करोड़ का लक्ष्य है। 30,000 की एसआईपी चल रही है। फटाफट से मैं इनके फंड्स बता दूं, 3 ही फंड्स हैं इनके पास, 10,000 ईच। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, पराग परिक फ्लेक्सी कैप। बताइए क्या सजेशन के लिए? बिल्कुल, देखिए तेजस्वी, स्कीम आपके पास अच्छी है, लेकिन कुछ बदलाव की मैं राय जरूर दूंगा। उसकी वजह यह है कि जैसे आपके पास में तीनों स्कीम है, पराग परिक फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप, और साथ ही मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, तीनों में आपने 10,000 रुपीज की एसआईपी की हुई है। आप समझ सकते हैं कि जो माइक्रो कैप फंड है ये काफी रिस्की फंड माना जा सकता है। हालांकि नजरिया बहुत लंबा है आपका, फिर भी मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा एक्सपोजर वहां पे कम करना चाहिए, और उसके बजाय जैसे कि मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसमें आप अमाउंट को बढ़ा लें तो ये अच्छा रहेगा। ये सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड करेगा, रिस्क को कम करेगा। तो ये बदलाव आपको करना चाहिए। आपने स्मॉल कैप नहीं लिया है, डायरेक्टली माइक्रो कैप लिया है, वो भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस पर आप विचार कीजिए। और जो अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू आपने बताई है 44 लाख, वो और साथ में 30,000 पर मंथ की यदि आप एसआईपी करें, और ये अगेन हम 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करें 20 साल में, तो करीब 2 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपको करना है 4 करोड़, तो इसके लिए आपको अपनी एसआईपी का अमाउंट को काफी बड़े अमाउंट के साथ बढ़ाना होगा, तब ये मुमकिन हो पाएगा। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 12% के रेट से 2 करोड़ का एक्यूमुलेशन कर सकेंगे इस एसआईपी से, और स्टेप अप भी कर सकते हैं आप जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े। बाकी आपके पोर्टफोलियो की बात करें तो माइक्रो कैप फंड में आप थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर सकते हैं, मिड कैप फंड एक आप ऐड कर सकते हैं। ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। ललित किशोर पटना से एक सवाल भेज रहे हैं। 47 ईयर्स इनकी एज है, मंथली एसआईपी चल रही 50,000 पर मंथ की। एसआईपी इन्होंने हाल ही में शुरू किया, कुछ महीने पहले ही, सितंबर 2023 से, तो यानी ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स इनको इस एसआईपी से हो चुके हैं। 10 ईयर्स में 1.5 करोड़ का टारगेट है। फंड्स कौन से हैं? पहले मैं एग्जिस्टिंग फंड्स बता देती हूँ। काफी सारे फंड्स इनके पास हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,500 रुपए महीना, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज में 4,000 ईच, कोटक मल्टी एसेट फंड में 5,000 ईच,
SBI कॉन्ट्रा फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 6,000 ईच है। 7,500 रुपए महीने की राशि डाल रहे हैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप में। SBI लार्ज मिड कैप UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 8,000 ईच डाल रहे हैं। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस इनका सवाल ये भी है कि ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट करना कितना सही है। 5,000 पर मंथ के SIP उस फंड में डालने का सोच रहे हैं। क्या सजेशन के पोर्टफोलियो और इनके गोल पर? पोर्टफोलियो अच्छा है, लेकिन फंड्स बहुत सारे इकट्ठे कर लिए हैं और साथ ही ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। फंड ये भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि ललित जी के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 2 हाइब्रिड स्कीम है, एक HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा एक कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, तो मेरे हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड को ये स्किप कर सकते हैं। इस वक्त पर ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाकी फंड सभी अच्छे हैं। दूसरी बात, जहां तक सवाल है टारगेट को लेकर, तो अगेन यदि हम 12% के CAGR पर कैलकुलेट करते हैं 50,000 पर मंथ की SIP जो चल रही है उसको लेकर, तो 10 ईयर्स में करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो अगर 1.5 करोड़ का ही टारगेट लेके चल रहे हैं तो 8 से 10% पर ईयर का इन्हें स्टेप अप करना होगा, तब ये मुमकिन हो सकता है 12% के CAGR पर। तो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए इन्वेस्टमेंट को, और स्कीम कोई भी ऐड नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम है, सभी कैटेगरी की स्कीम के पास मौजूद है। ओके, चलिए, तो सजेशन दिया गया है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आप 1.5 करोड़ का एक्यूमुलेशन कर सकेंगे, थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो, वरना 1.25 करोड़ के आसपास का तो इकट्ठा कर ही लेंगे राशि एटलीस्ट एग्जिस्टिंग SIP से। और कुछ चेंजेस आपको बताए गए हैं। बहुत सारे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में, थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत है। 2 हाइब्रिड फंड है, तो इसीलिए आप इक्विटी एंड डेट जो कि हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, अग्रेसिव फंड है, उससे आप निकल सकते हैं। ये आपके लिए सजेशन दिया गया है। कोई नई कैटेगरी या नए फंड की जरूरत नहीं है। बाकी एग्जिस्टिंग फंड्स में आप बने रहिए। सवाल लेंगे अब सुरेश कुमार का, देहरादून से भेजा है। 20,000 की इनकी SIP चल रही है, 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। 15 साल में कितना इकट्ठा कर लेंगे कॉर्पस, ये जानना चाहते हैं। सवाल क्या है इनका, या फिर फंड्स कौन से हैं इनके पास? उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है इनके पास, क्वांट स्मॉल कैप है, क्वांट मिड कैप और SBI कॉन्ट्रा, और इन चारों फंड्स में 5,000 ईच का ये SIP कर रहे हैं। तो बताइए पंकज जी, क्या सजेशन इनके इस पोर्टफोलियो पर? बिल्कुल, देखिए दीपाली जी, सुरेश जी का पोर्टफोलियो अच्छा है क्योंकि इसमें फ्लेक्सी कैप है, उसके जरिए लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। साथ ही एक कॉन्ट्रेन स्टाइल का फंड है, SBI कॉन्ट्रा फंड, और बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप है। तो ये अच्छा पोर्टफोलियो है। और 15 साल की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इन स्कीम में आप बने रहें। और जहां तक सवाल है कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है, 12% के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर, और निकल कर आता है करीब 95 लाख रुपीज यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं 20,000 रुपए की यदि आप SIP कर रहे हैं तो। एंड यदि, क्योंकि लंबे वक्त की बात हो रही है, और यदि आप स्टेप अप कर ले 10% से, तो इसी पीरियड में 15 इयर्स में आप 95 लाख की जगह पर करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। तो मेरी राय है, मेरा सुझाव है कि आप जरूर इस पर विचार करें, समय के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं ताकि बड़ी राशि इकट्ठा कर सके। बाकी आपको पोर्टफोलियो में कोई चेंज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। फंड्स आपके सही हैं, इन्हीं में इन्वेस्टेड रहिए। 15 साल में आप लगभग 1 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर सकेंगे। लेकिन चलिए पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। बताइए पंकज जी, क्या चॉइसेस है आपकी? तो देखिए, 4 फंड्स की बात करूंगा, उसमें 2 फंड्स तो ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप। दूसरी बात, इस वक्त पर हमने देखा है कि मार्केट की वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है, तो इस हिसाब से और इस वक्त के हिसाब से मैं 2 फंड्स और सजेस्ट कर रहा हूँ, ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड और साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। ये दोनों थीमेटिक फंड्स हैं और इस वक्त के लिए अच्छे हैं, इन्हें पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। और कभी भी थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करें तो थीम जब प्ले आउट हो जाए तो उसके बाद आपको एग्जिट भी करना चाहिए। तो ये 4 फंड्स हैं आज के दिन। ओके, तो ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड, आदित्य बिरला PSU इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप। चलिए, थैंक यू पंकज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।